प्यारे भारतवासियों, प्यारे दिल्ली वासियों, आज हम जहां पूरा देश 1 जनवरी 2024 का नए साल का स्वागत के और जश्न में डूबा हुआ है, जिसके अंदर एक परंपरा बन चुकी है। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये अप्रैल 2024 के अंदर हिंदू के जो वो होता है वर्ष, उसके हिसाब से मनाया जाता है। मैं आज बात करूंगा कि 31/12/2022 और 1/1/23 की रात की, जब दिल्ली की एक लड़की, अंजलि नाम की लड़की, जिसका आज अखबार में एनबीटी की प्रेस लिस्ट में भी आया है, 31/12 को, 31/12/23 को, 1/1/24 को भी आया है और अखबारों की कटिंग भरी हुई थी। ये बच्ची इंसाफ मांगती है, सरकार से, न्यायालय से सवाल पूछती है। भटकती हुई इसकी आत्मा, एक लौता जो अपने परिवार की कमाई का साधन था, इस बच्ची पे बहुत सवाल उठाए गए थे उस टाइम जब इसकी मृत्यु हुई थी। 13 किलोमीटर तक दिल्ली पुलिस की रोहिणी डिस्ट्रिक्ट और दिल्ली पुलिस की आउटर डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये बच्ची को घुमाते रह गई। बहुत सारे सवाल इसने उठाए थे। सबसे मतलब चाक चौबंद सुरक्षा होती है। पीसीआर ऑफिशियल्स भी उसके बाद जो है सवालों के घेरे में आए। पुलिस की भी सुरक्षा सवालों के घेरे में आई कि एक गाड़ी के टायर के अंदर 13 किलोमीटर तक एक बच्ची घसीटती रही। इसकी कल्पना करना भी एक नृशंस हत्याकांड को दर्शाता है। लेकिन आज जब मैं अखबार पढ़ रहा था 31/12/23 का, तो जो आरोपी थे वो सभी कहते हैं कि हमने कुछ भी क्राइम नहीं किया। ये बहुत सवाल था। और ऐसे टाइम के अंदर मुझे कुछ आईपीएस अधिकारियों की, कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स की, कुछ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की, कुछ प्राइवेट एडवोकेट्स की याद आ रही थी, जो मैंने रोहिणी न्यायालय के अंदर देखा। एक आदरणीय एक एसीएम थी, एकता गाबा, जो सेशन जज बन गई थी। एक रितिका कंसल हैं वहाँ पे रोहिणी न्यायालय में एमएम, जिनके फैसले के अंदर लिखा हुआ हर एक शब्द न्याय की गाथा को दर्शाता है कि बहुत शीघ्रता से ये महिला जज जो हैं काम करती थी। जो कि सवाल तो सभी लोग, काम तो सभी लोग करते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन ये एक बहुत मेरे को याद आती है। ऐसे ही आईपीएस एक अधिकारी थी विजिंता गोयल आर्या, बहुत एक अपूर्वा गुप्ता जी, जिनके फैसलों के अंदर काम करने के तरीके में कभी भी किसी तरीके का दबाव देखने को नहीं मिलता था। ऐसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे एक नोहनी कोर्ट के अंदर, तान्या उप्पल, बहुत ही डेडिकेटेड, बिगर दबाव के काम करने वाली महिला। ऐसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिनका काम है कोर्ट के जज को असिस्ट करना, ना कि अपराधी को डिफेंस करना, इनके काम के अंदर, शैली के अंदर चीज़ें नज़र आती थी। ऐसे ही कुछ मेरे को पब्लिक प्राइवेट एडवोकेट्स थे। एडवोकेट संगीता तलवार, एडवोकेट शिवाली गौतम, एडवोकेट राधा रानी, एडवोकेट निधि बिंदल, एडवोकेट मोहिनी मोना, बहुत सारे, एडवोकेट बंबीता राणा, एडवोकेट पुष्पांजलि गुप्ता, तो एक एडवोकेट अभिलाषा, तो बहुत लंबी लाइन है। एडवोकेट रेणु अग्रवाल 30,000 रिपोर्ट में, जो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव पे भी लड़ी है। ऐसे लंबी श्रृंखला है। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि इसके अंदर ये देखने के बाद आई कि सामने कि जिस तरीके से पहले इस बच्ची को घसीटा गया, जिस तरीके से इसकी करेक्टर असिनेशन किया गया, कुछ होटल्स के होटल के नाम से जोड़ के जो कुछ भी हुआ, बहुत शर्मनाक था। और सवाल इतने उठाए, बाद में पीसीआर के कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, लेकिन आज तक कोई टर्मिनेट नहीं हुआ। ये एक हत्याकांड था, मैं कहता हूँ। और ऐसे हत्याकांड के अंदर आज 1 साल के बाद भी वो बच्ची इंसाफ पूछ रही है। उसका परिवार दर दर की ठोकर खाने को तैयार हो गया। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की कार्यशैली में सवाल उठा कि उन्होंने 304A के अंदर केस दर्ज किया। इतना संगीन जुर्म कि 13 किलोमीटर बच्ची घूमती रही नग्न अवस्था के अंदर, टायर के अंदर, उसके अंदर कितनी पीसीआर, कितने पुलिस ऑफिशियल, कितने पब्लिक के लोग, कितनी गाड़ियां उस रोड से गुजरी। लेकिन इसके अंदर ये बात गंभीरता की बात है कि 304A में पुलिस ने केस दर्ज किया। लेकिन जब राजनीतिक मुद्दा बना, आम आदमी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरे, अन्य पार्टियों ने सवाल उठाया, सभी तरह के स्तर के पर आरडब्ल्यू एनजीओ ने, मीडिया ने, सबसे ज़्यादा नवभारत टाइम्स की मैं प्रशंसा करता हूँ। नवभारत टाइम्स बिल्कुल निर्भीक होकर अपनी खबरें निकालता है। और दबाव पड़ा सरकार के ऊपर और सरकार ने 304 एडिट करी। ऑनरेबल स्पेशल सीपी डॉक्टर सागर प्रसाद हुड्डा जी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और 304 में ये केस करना पड़ा। 2 से 3 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस मुद्दे पे। पहली बार तो कुछ बोले ही नहीं थे। उसके बाद गृह मंत्रालय पे भी दबाव आया। जब ये मीडिया ने ज़्यादा इसके अंदर आगे बढ़ा ये मुद्दा, तो 302 का सेक्शन ऐड हुआ। सवाल ये उठता है कि क्या आज न्याय सरकार को जगाने के लिए
पुलिस को जगाने के लिए क्या सड़कों के ऊपर जुलूस, प्रदर्शन, अखबारों की कटिंग का सहारा लेना पड़ेगा इस देश के अंदर न्याय पाने के लिए? किसी केस के अंदर 302 का सेक्शन ऐड कराने के लिए 304A से 302 का जो सफर तय हुआ मीडिया और राजनीतिक मुद्दा बनने के बाद, ये पुलिस की कार्यशैली को सवाल उठता है। मेरे को समझ में आता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ टर्मिनेट कर देना चाहिए कि जो लोग 302 जैसे केस के अंदर 304A में केस दर्ज करते हैं, 304 में कन्वर्ट करते हैं, आज ये सब उनके ऊपर सवाल उठता है। सबूत थे, CDR, GPS, CCTV, कुछ बात मीडिया में सामने जितनी पता चल पाती है, पूरी चीज़ें सामने नहीं। कितनी तरह की इन्वेस्टिगेशन, कितनी क्वालिटी की इन्वेस्टिगेशन हुई है, कितने क्वालिटी के एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट किए हैं, अब ये सब देखने का पर बात है। 1 साल इस बात को निकल चुका है। ये बात दूसरा, आज अखबार की कटिंग में लिखा हुआ है कि 3 बच्चे हैं और वो 7वीं 6वीं क्लास से लेकर 9वीं क्लास में तक पढ़ने वाले बच्चे हैं। माँ की डायलिसिस चल रही है। सरकार ने वादा किया था कि 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, आर्थिक मदद, जो कि उनको परिवार को मिली, लेकिन कोर्ट कचहरी का आना जाने का खर्चा और जो सरकारी नौकरी की बात हुई थी वो अभी तक नहीं मिली। डायलिसिस का इलाज कराने की जो बात थी, जो कि बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल में और कुछ NGOs में चल रहा है, वो अब तक नहीं उनको मदद मिल सकी। तो ये एक सवाल के घेरे में रहता है कि ये अब ऐसा परिवार किससे न्याय मांगा। मैं चाहता हूँ कि केंद्र सरकार आज जहाँ देश के महामहिम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, ऐसे लोगों के हाथ में इस देश की कमांड है, कहीं ना कहीं ये मुद्दा उन तक भी पहुंचना चाहिए कि जिन बच्चियों के पिता की मौत हो जाती है तो उनको और उनके परिवार को कितना संघर्ष करना पड़ता है समाज के अंदर खड़े होकर अपनी जीवन की व्यवसायिका को चलाने के लिए, अपने जीवन के रोज के जो खर्चे होते हैं उसका सामना करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, आजीविका चलाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल आज इस बच्ची की मृत्यु से खड़ा हुआ है। और मैं चाहूँगा कि ऐसे एक बहुत सारा समूह दिल्ली और पूरे भारत में है। हर सरकार से, राज्य सरकार से मेरी मांग है और हाथ जोड़कर मांग है कि वो इस मुद्दे के अंदर संवेदनशील हो और ऐसी बच्चियों को और परिवार को खास तौर से देखें जिनके पिता की डेथ हो जाती है, उनको विशेष मदद की जरूरत होती है। जो RW NGO वाले आडंबर रचते हैं, रानीबाग थाना तो मशहूर है, अपराधियों का थाना, यहाँ पे अपराधी व सफ़ेदपोश माफिया हैं, सरकारी ज़मीनें कब्जा करना, संस्थाएं बनाकर, NGO बनाकर बहुत तरह के अपराध यहाँ होते हैं। मैं चाहता हूँ कि उन RW जिन्होंने करोड़ों रुपया सड़क के ऊपर फेंक दिया और उसके बाद पैसा खिला के उन्होंने संस्थाएं अपने नाम करा ली, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जिन पे इतना काला धन है कि इनकम टैक्स की रेट पड़ती है और करोड़ों रुपए सकल रुपए को खा देते हैं। अगर उनको एक बार पुलिस थाने में ले जाती है तो करोड़ों रुपए वो दे देते हैं। एक 188 IPC का केस उनके और उनके एम्प्लॉई पे दर्ज ना हो, करोड़ों रुपया दे देते हैं रानीबाग थाने के अंदर। तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं ये समझता हूँ को उनको कम से कम आगे आना चाहिए। उन लोगों के लिए ट्रस्ट बननी चाहिए, सरकार द्वारा एक विशेष ट्रस्ट बननी चाहिए कि जिन बच्चों के पिता किसी भी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके आजीविका चलाने के लिए उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा एक संपूर्ण फ्री होना चाहिए और अच्छे क्वालिटी स्कूल के अंदर मिलना चाहिए। इनको मौका मिलना चाहिए, समाज से इनके अंदर हीन भावना नहीं पैदा होनी चाहिए। ये मेरी मांग है। मैं चाहूँगा कि सभी प्राइवेट अधिवक्ता, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, IPS ऑफिसर्स और सबसे ज़्यादा मैं चाहूँगा जो अपने जजेस हैं और जो देश की फर्स्ट महिला IPS हैं आदरणीय किरण बेदी जी, जिनको मैं 1992 से जानता हूँ, ऐसी महिलाओं को आगे आना चाहिए। ये देखना चाहिए कि वो इस ट्रस्ट को संभालें, वो इसका उत्तरदायित्व लें, वो इसका प्रतिनिधित्व करें। ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कोई महिला अधिकारी को ये मौका मिलना चाहिए। और ये चीज़ें जो हैं ये देखना चाहिए सरकार को भी, न्यायालय को कि कितने ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो अगर ये मान लो 302 का केस 304 है, 304 का सफ़र करके 302 तक पहुंचा, अगर मीडिया और राजनीतिक मुद्दा ना बनता तो क्या कभी इस परिवार को इंसाफ मिलेगा? इसकी कल्पना करना भी मैं समझता हूँ कि एक बात सपने जैसी होती, क्योंकि आज 1 साल के बाद भी वो बच्ची और उसका परिवार इंसाफ के लिए आत्मा भटक रही है। मैं सभी कानूनी अधिवक्ताओं से और सभी सरकारी एजेंसी से, सभी सरकारों से हाथ जोड़ के मांग करूँगा कि तत्काल इसको, बेचारी को, बच्ची को और इसके परिवार को इंसाफ मिले और ऐसी कोई ट्रस्ट बनाई जाए कि जिनके अंदर जो बच्चियों के पिता किसी भी कारणवश उनको 25 साल की उम्र से पहले या 30 साल की उम्र से पहले छोड़कर चले जाते हैं तो सरकार उसका जिम्मा ले और उनके लिए कोई विशेष ट्रस्ट बनाए। और जो काला धन जिन लोगों के पास है और जो पकड़ा जा रहा है, ऐसे ही इसका कोई एक विशेष इसका कोई सिस्टम मैकेनिज्म बनाया जाए। चूँकि ये एक ऐसी IPS या जुडिशियल ऑफिसर की 2 तरीके के इसमें अफसर जरूर होने चाहिए, एक IPS अधिकारी, एक जुडिशियल ऑफिसर।
और इसके अंदर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक प्राइवेट वकील, कम से कम 4 लोग का एक पैनल जरूर होना चाहिए, जिससे कि इन बच्चियों को इंसान और सारी महिलाएं होनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट सीधा डायरेक्ट पीएमओ के कंट्रोल में होनी चाहिए और पूरे भारत के लिए ट्रस्ट बननी चाहिए। इसी शब्द जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।